सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज आधुनिक विश्व के इतिहास में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है जर्मनी का एकीकरण। इस वीडियो में हम शुरुआत के जो जर्मनी के एकीकरण के रीजन्स थे या परिस्थितियां थी या जो घटनाएं थी उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से ऐसे तत्व थे जो वास्तव में बाधा बने हुए थे और जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण बहुत लंबे समय से नहीं हो पाया, और फिर कैसे कैसे परिस्थितियों में बदलाव आया और वो ऐसे सहायक तत्व उभर कर आए जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, तो देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी मन स्थिति है जिसमें व्यक्ति राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। मतलब सीधे से शब्दों में राष्ट्रवाद क्या है, तो ये एक परिभाषा है कि ये एक व्यक्ति की मनोदशा है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और उसके कल्याण के लिए, उसके विकास या उसकी उन्नति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर या बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। यही राष्ट्रवाद है। ऐसा माना जाता है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसी ने यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया था। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में जर्मनी का एकीकरण यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व राजनीतिक दृष्टि से जो जर्मनी है वो यूरोपीय देशों में सर्वाधिक क्षेत्रों में बंटा हुआ था और वहाँ लगभग 300 राज्य थे, यानी छोटे मोटे मिलाकर 300 राज्य थे, जिसमें पर्सा जैसा राज्य ज़्यादा शक्तिशाली था और कुछ राज्य तो बहुत ही कमज़ोर और छोटे और निर्बल थे। जब नेपोलियन क्रांति के बाद यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का सर्वेसर्वा बना और उसने इस ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी जैसे इन राष्ट्रों को या इन छोटे छोटे राज्यों को पराजित किया, तो उसने इन 300 राज्यों को मिलाकर के 39 यानी 39 राज्यों का संघ बनाकर राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात कर दिया। यानी जो 300 राज्य थे पहले हमने देखा, उसमें से उसने 39 राज्यों का संघ बना दिया। इन 300 को 39 राज्यों के अंदर बांट दिया गया और इनका एक संघ बना दिया गया। इसीलिए इतिहासकार लिप्सिन ने कहा है कि यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। ये बहुत अच्छी कोटेशन है लिप्सिन की। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो हिस्ट्री से संबंधित है, उनमें ये डेफिनेशन पूछी भी गई है। तो आप भी ये डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार करें कि वास्तव में ये इतिहास के मजाकों में से एक माना जाता है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण लंबे समय से जर्मनी में या जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका, उसमें बाधक तत्व क्या क्या थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है जर्मनी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जो विषमता है। यानी जर्मनी राजनीतिक रूप से हमें पता है ये बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। आर्थिक रूप से इन राज्यों के बीच में कोई तालमेल नहीं था, यानी एक वस्तु दूसरे स्थान पर जाती थी तो बहुत सारी बार उन वस्तुओं के ऊपर कर लगाया जाता था, जिसके कारण कई बार जितना वस्तु का मूल मूल्य नहीं होता था उससे दुगना उसका मूल्य हो जाया करता था। और कई बार कहा भी जाता है कि जिस तरह से मतलब एक लंबी यात्रा के अंदर गाड़ी के घोड़े बदले जाते थे, ठीक उसी तरह से जर्मनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कानून बदल जाते थे। तो जर्मनी है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता में फैला हुआ था, इसीलिए इसका एकीकरण संभव नहीं हो सका। इसके अलावा दूसरा बड़ा रीजन था इसकी जो सैन्य क्षमता थी वो भी शिथिल थी, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जो शक्तिशाली हो, सर्वश्रेष्ठ उसकी सैन्य शक्ति हो, जो अन्य राज्यों को अपने में समाहित कर सके और जर्मनी का एकीकरण कर सके। इसके अलावा जो एक जन चेतना चाहिए, किसी भी दृष्टि से जनता में जो एक जागरूकता चाहिए, एक राष्ट्रवाद की भावना चाहिए, वो भी हमें लंबे समय तक जर्मनी के नागरिकों के अंदर दिखाई नहीं देती थी। चौथा अगर बाधक तत्व की बात करें तो वो था ऑस्ट्रिया का जर्मन समस्याओं में हस्तक्षेप। यानी ऑस्ट्रिया का जो मैटरनिक था, जो हमने पढ़ा भी है पहले, जिसको मैटरनिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो 1815 से और 1848 तक था,
उसकी ये पुरजोर कोशिश थी कि जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मिलकर के एक जर्मनी नाम का राष्ट्र न बना ले, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की भावना इन छोटे छोटे राज्यों में फैली तो मेटरनिख को डर था कि ये भावना ऑस्ट्रिया में भी फैलेगी और ऑस्ट्रिया में जिस तरह से वो प्रतिक्रियावादी ताकतों का सर्वेसर्वा बनकर बैठा था तो उसके उखड़ने के भी दिन आ जाएंगे और उसका जो वर्चस्व पूरे यूरोप पर छाया हुआ था वो वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेटरनिख ने जितनी हो सकी उतनी कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सके, उसमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो सके और पर्सा जैसा जो राज्य जो इन जर्मन राज्यों में सबसे शक्तिशाली था उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण न हो। इसके अलावा जर्मनी के आंतरिक मामलों में कुछ विदेशी शक्तियों का दखल भी था, चाहे वो फ्रांस की बात ले लें, चाहे वो ऑस्ट्रिया की बात ले लें, चाहे वो छोटे मोटे रूप में रशिया की भूमिका ले लें। इन राष्ट्रों के माध्यम से भी इन छोटे छोटे राज्यों का एक होना या इनका यूनिफिकेशन संभव नहीं था। इसके अलावा जो राजनीतिक दल थे जर्मनी के अंदर, जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, उन दलों के अंदर भी हमें एकता का अभाव दिखाई देता है। उनके किसी विशेष उद्देश्य पर या एकीकरण पर सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दी। कोई राजतंत्र का पक्ष लेने वाला था तो कोई उदार लोकतंत्र का, तो कोई संवैधानिक राजतंत्र का, तो कोई गणतंत्र का। इस तरह से राजनीतिक दल आपस में बंटे हुए थे। किसके नेतृत्व में या जर्मनी का एकीकरण हो तो कैसे हो, इन सब को लेकर के उनके बीच में कोई एकता का सूत्र नहीं था। तो ये सारे वो बाधक तत्व थे। अगर आपसे पूछे जाए कि भी जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व थे तो ये 5-7 पॉइंट आप लिख करके उनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन बाधक तत्वों के बाद बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से तत्व थे जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुए और जिसके कारण आगे जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो उसमें सबसे पहला हम रीजन्स लेते हैं, वो है उदारवादी दृष्टिकोण वाले सुधारकों का जर्मनी के अंदर अभ्युदय। यानी जर्मनी में ऐसे सुधारक हुए जो जर्मनी के एकीकरण के पक्षधर थे, जैसे पर्सा के स्टीन है, हार्डेबर्ग है, सार्नहार्स्ट है, हेम्बोल्ट है। इनमें से बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो किसी न किसी रूप में, चाहे उनकी विचारधाराएं अलग रही हो, कोई गणतंत्र का पक्षधर हो सकता है, कोई राजतंत्र का या संवैधानिक राजतंत्र का या लोकतंत्र का, लेकिन वो सारे के सारे जर्मनी को एक देखना चाहते थे। जैसे फिक्टे की बात करें, जिनका पीरियड 1762 से 1814 है, उन्होंने जर्मनी के फ्रांस विरोधी राष्ट्रवादी रवैये को तर्क और युक्ति के आधार पर प्रतिष्ठापित किया। इसी तरह से हिगल का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े विचारक थिंकर रहे हैं। इन्होंने सार्वभौमिक विचारधारा का सर्वोत्तम रूप राष्ट्र है यह बताया, इसलिए राष्ट्र का स्थान सर्वोपरि यह बताया और उसकी सत्ताई शीर्ष यानी राष्ट्र के सामने सब कुछ स्वीकार्य है, राष्ट्र सर्वे सर्वा है। और बिस्मार्क ने हिगल का अनुसरण करते हुए पर्सा की सत्ता और शक्ति को श्रेष्ठ मानकर एकीकरण को परिणति तक भी पहुंचाया था। इसी तरह और भी विद्वान थे। तो इस तरह से जर्मनी की ये जो सांस्कृतिक चेतना की लहर थी, इसने जरूर शुरुआत में कोशिश की, हालांकि नेपोलियन ने इनको नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन फिर भी इनके विचार कहीं न कहीं जर्मन राज्यों की जो जनता है उनको प्रेरित करते थे। दूसरा प्रेरक तत्व हम मेटरनिख को मान सकते हैं। हम पता है कि 1815 के वियना कांग्रेस अधिवेशन के बाद मेटरनिख ही सर्वेसर्वा बना रहा और वह जर्मनी के एकीकरण का धूर विरोधी था। मेटरनिख की कार्य संस्कृति ने जर्मनी को न केवल पंगु बनाया था बल्कि हतोत्साहित भी किया था। 1819 में जर्मन विद्यार्थी कार्ल सैंड ने कोत्ज़लीन यानी प्रतिक्रियावादी लेखक की हत्या कर दी। तब उदारवाद से भयातुर मेटरनिख ने 1819 में कार्लसवाद कानून पारित किया था। ये भी हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या आजकल तो आरएस में सिलेबस थोड़ा कम हो गया, वरना आरएस मेंस में भी पूछे जाते थे कि भी कार्लसवाद कानून क्या है। तो जिस तरह से मेटरनिख के द्वारा प्रेस और प्रकाशन को पंगु बनाया गया, विश्वविद्यालयों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में गुप्तचर तैनात किए गए, या पर्सा को सुधारों से दूर करने की कोशिश की गई, तो इससे धीरे धीरे जो जर्मन राज्यों के लोग थे वो मेटरनिख के विरोधी होने लगे और इन्हीं विरोध ने उनको एक होने में यानी उनके एकीकरण में भी सहायता की।
आगे कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट संसद, जिसकी स्थापना 1848 में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण की अनुकूल परिस्थितियों को साधने के लिए मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट में पूर्व संसद का अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि निर्वाचन के माध्यम से एक आम संसद बुलाई जाए जो जर्मनी के प्रतिनिधित्व के साथ साथ सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित हो। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सका था और इसके सदस्य वो 3 भागों में बंट गए। कुछ वामपंथी थे, कुछ दक्षिणापंथी थे और कुछ मध्यम वर्गीय थे। हालांकि फ्रैंकफर्ट की संसद है वो जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए भूमि तैयार करने में या उसको एक ढांचा खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। फ्रैंकफर्ट की संसद ने निर्णय लिया कि प्रसा के शासक विलियम को जर्मन सम्राट बनाया जाए, लेकिन अस्थिर बुद्धि वाले शासक ने राजमुकुट धारण करने से इनकार कर दिया। उदारवादी एवं संसदीय पद्धति से जर्मनी के एकीकरण की संभावना धूल दूसरित हो गई। क्रमशः रक्त और लोहे की नीति से जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए फिर बिस्मार्क ने प्रयास किए। यानी इसने बिस्मार्क को प्रेरित किया संसद ने एक तरह से कि भाषणों से और विचारों से जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, इसके लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जो फिर बाद में बिस्मार्क ने लिए और उसी को बिस्मार्क की रेड एंड आयरन पॉलिसी या लोहे और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चौथा हम सहायक तत्व मान सकते हैं कि जर्मनी में जो फ्रांस के अंदर 1830 और 1848 की क्रांतियां हुई उसका प्रभाव भी बड़े स्तर के ऊपर पड़ा। जैसे 1848 को प्रसा की राजधानी बर्लिन में वहां के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने क्रांति से भयभीत होकर क्रांतिकारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए राज्य में उदार संविधान को लागू कर दिया। तो इस तरह से जो 1830 की क्रांति है फ्रांस की, 1848 की क्रांति है फ्रांस की, उसने जर्मनी के एकीकरण में सहायता निभाई। उनमें राष्ट्रवाद की भावना खड़ी करने में या एकजुटता जुटाने में, जनता को चेतना या जागृत करने में इस क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जैसा मेटरनिक ने कहा था, आपको पता ही है कि जब फ्रांस को जुकाम हो जाता है तो पूरे यूरोप को छींक आनी शुरू हो जाती है। तो वही प्रभाव था, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका असर जर्मनी में भी देखने को मिला। विलियम प्रथम का प्रसा का शासक बना, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। 1861 के अंदर जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई तो उसका भाई विलियम प्रथम है वो प्रसा का शासक बना। उसका संवैधानिक सुधारों में विश्वास नहीं था, वह सैनिक कट्टरवाद का पक्षधर था। उसने वक्तव्य दिया कि जर्मनी पर जो व्यक्ति शासन करना चाहेगा उसे सर्वप्रथम जर्मनी को जीतना होगा और यह कार्य केवल भाषणों से पूरा नहीं हो सकता। तो इस विलियम प्रथम के प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, क्योंकि इसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था और फिर इस बिस्मार्क और विलियम प्रथम ने मिलकर के जर्मनी के एकीकरण के भरसक प्रयास किए और वो अंततः सफल भी रहे। अगला आता है जोलेवरिन संघ। ये एक महत्वपूर्ण पहल थी भी, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के जो चरण हुए ना उसमें ये एक पहला चरण आप मान सकते हैं। इसको भी 4 चरणों में बांटें तो ये एक तरह से पहला चरण है जोलेवरिन संघ। जोलेवरिन संघ का मतलब था सीमा शुल्क संघ, सीमा शुल्क संघ, जिसकी स्थापना 1819 में हुई, लेकिन मुख्य रूप से 1834 से इसकी स्थापना मानी जाती है, जब जर्मनी के कई राज्य इस संघ से जुड़े। और इस संघ की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, जो हमने पहले देखा था कि भी जब जर्मनी में एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान जाता था या वस्तु जाती थी तो उस पर बड़े स्तर के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। तो इस संघ के माध्यम से जो सीमा शुल्क था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी अब उन राज्यों के बीच में सामान बिना शुल्क के जा सकता था। और आप देख सकते हो एक बड़ा आर्थिक क्रांतिकारी कदम था जिसने जर्मनी के एकीकरण का सबसे पहला पायदान रखा, क्योंकि अब जनता बेरोक टोक एक दूसरे राज्यों के अंदर सामान ला ले जा सकती थी, जिससे उनको जुड़ने में, एक करने में या उनमें राष्ट्रीयता की चेतना लाने में इस जोलेवरिन संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना 1834 से मानी जाती है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक और कारण था जिससे जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका या उसके एकीकरण में जो सहायक बन सके, वो थी जर्मनी की आर्थिक खुशहाली।
जर्मनी के अंदर मतलब 1850-59 वाले दशक में राष्ट्रीय एकता आंदोलन भले ही असफल रहा हो, लेकिन आर्थिक प्रगति हुई थी। रेलवे का निर्माण हुआ, इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। कई उद्योगपति जैसे वानाई ने विद्युत में, एच मेयर ने नौ परिवहन में, डेनिस मार्ग ने लोहा और स्टील में बड़े कार्य किए। ये उद्योगपति सितंबर 1859 में स्थापित नेशनल फेरेन के सदस्य बने, जिन्होंने उदारवादी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। तो जो रेलवे का जाल बिछा, उससे सांस्कृतिक और राजनीतिक भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। सार और रूर के क्षेत्र में कोयले का उत्पादन बढ़ा, जिसके कारण जो सैक्सनी है, साइलेशिया है, इस तरह के क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र ये बनने लगे, जहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा और लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होने लगा। तो इस जर्मनी की आर्थिक खुशहाली ने भी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने राष्ट्रवाद क्या है, या जर्मनी में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, या जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व क्या थे, सहायक तत्व क्या थे, इन सब के बारे में पढ़ा है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, ताकि उनको समय समय पर इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।